पिछले हफ्ते पुलवामा में जो हमला हुआ, जिसकी हम सब ने पुरजोर मजम्मत की, मुल्क भर में और बिलखसूस कुछ इलाकों में एक सोची समझी साजिश के तहत एक पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक के बाद एक, चाहे वो देहरादून से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे राजस्थान से हो, कई ऐसी जगहें हैं जहां से हमें खबरें मिली कि कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बच्चियां बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गए, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिनका यहाँ के मसले से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि तालीम हासिल करके वो अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल कायम कर सकेंगे, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उनको वहाँ से निकाला गया। इनकी तादाद अगर हम कहें कि हंड्रेड्स में है तो शायद कम होगा, क्योंकि हर जगह से हमें खबरें आ रही हैं और इन सब बच्चों बच्चियों ने किसी न किसी तरह किसी के थ्रू हमें कांटेक्ट करवाया। बहुत सारे इनमें से जम्मू से होते हुए वापस आए। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए हमें देखने को मिल रहा है, होटलों में साइन बोर्ड लगाएं कि यहाँ पे और कोई भी ठहर सकता है लेकिन कश्मीरियों को कमरे नहीं मिलेंगे। हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुमराह लोग हैं जिनके अकल ठिकाने हैं नहीं और वो हालात का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन से लग रहा है कि इन ताकतों को मरकज़ी हुकूमत की जो तंजीम है उनकी न सिर्फ इजाज़त है बल्कि उनका आशीर्वाद भी है। परसों एक रियासत के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए, उनसे कोई सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ लोग नहीं आने चाहिए, टूरिज्म में वो बाकी जगह जाएं लेकिन किसी टूरिस्ट को कश्मीर नहीं आना चाहिए। और हम ये बैठे सोच रहे थे कि इस बात की मजम्मत होगी और हाईएस्ट लेवल पे होगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री, जिस वज़ीर आज़म को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं गले लगा के हम करीब हमें लाना चाहिए, हम कसूरवार, हम एंटी नेशनल, हम पाकिस्तानी, लेकिन जब सऊदी अरेबिया के साथ ये बात हो तो ये बड़ी नेशनल बात है। अफसोस कि प्रोपेगेंडा और वो जो अंग्रेजी में कहावत है गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट, हमें उसका शिकार किया जा रहा है। बार बार ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता, और उसी बात का नतीजा है कि आज कितने सारे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आज खतरे में है। मैं आखिर में गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मजबूरन अपनी तालीम छोड़ के वो वापस घर आ गए हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। जब तक कि हम उस तरह के हालात
दोबारा तैयार ना कर सके जिनमें हम इन बच्चों को वापस जाने पे बात करने के लिए तैयार कर सकें, तब तक के लिए उनका यहाँ कोई अरेंजमेंट रखना होगा, चाहे वो हमारे कॉलेजेस में, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस भी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पे भी इन बच्चों की तालीम ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इनका साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम इख्तिदार में होते तो अभी तक हमने इस तरह का कोई ऑर्डर निकाला होता। जिस जल्दी में गवर्नर साहब आज रातों रात हर किसी की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ करने, अगर उसी कलम का इस्तेमाल करके इन बच्चों के मुस्तकबिल को गवर्नर साहब इंश्योर करें, इनको टेम्परेरली फ़िलहाल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेज में जगह दी जाए और बाकी रियासतों से और ख़ासकर मरकज़ की हुकूमत से तालमेल बना के नए सिरे से हम वो हालात तैयार करें जाके हम अपने बच्चियों को दोबारा तैयार कर सके वापस जाने पे। तब तक हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए तालीम का निज़ाम जो है यहाँ पे फरहम करें। Umar, how do you view the security withdrawal as far as 155 politicians and separatists are concerned? Do you think at least a part of it is correct because there were several who were misusing security and did not deserve security? I am not aware of anybody misusing security. As far as provision of security is concerned, it was obviously a decision that had been taken by a government. Government has today in its wisdom chosen to withdraw security. The ramifications and implications of this withdrawal we'll have to wait to see. Like it or not, a government is obliged to protect its people on its soil. It is no secret that two senior separatist leaders who at various points in time have been in favor of a negotiated and dialogue-based solution to the problem of Jammu and Kashmir have been assassinated by militants. Mirwais Maulana Farooq Sahab and Abdul Ghani Lone Sahab. Therefore, provision of security to them or to separatists was the considered decision of governments, various governments of all political leanings, whether it be past BJP-led governments or past Congress-led governments. Today, this government has taken a different view. It is for them to explain how they will deal with the fallout of this. My concern goes beyond the separatist security withdrawal. My concern is about the withdrawal of security to mainstream political operatives. On the one hand, you are telling us that we have to be prepared for parliament and assembly elections. On the other hand, you are telling us that we no longer deserve the protection of the state. The people who, let's say for example somebody like Shah Faisal, whose name I've seen doing the rounds of having his security withdrawn, or some people from the PDP, to what extent will their mobility and their ability to occupy political space be hampered by this decision? As I tweeted earlier today, I believe that the withdrawal of security to mainstream political workers and office bearers is a hugely regressive step. We would like that the governor's administration should revisit this, because as far as I can see, I do not believe that the intelligence agencies and security agencies would have supported such a decision. If this decision is not reviewed, we will definitely approach the courts and ask them to seek the files and the papers based on which this decision was taken, so that it can be looked at afresh.